ऑफिस आने जाने को आसान बनाने के लिए मैंने अपने ऑफिस के पास एक विला खरीद लिया। अच्छे दिल से मैंने उस विला का दूसरा कमरा मार्कस कोल नाम के एक लड़के को किराए पर दे दिया। उसने बताया कि वह अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। वह ठीक ठाक इंसान लगा, इसलिए मैंने उससे सिर्फ आधा किराया लिया। 2 महीने बाद मार्कस अचानक एक लड़की को घर लेकर आया और बोला कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। उस दिन के बाद से मेरा लिविंग रूम जैसे उनके कब्जे में चला गया और मेरे फ्रिज का खाना भी गायब होने लगा। यहां तक कि बालकनी में रखे मेरे ऑर्किड्स भी उसकी गर्लफ्रेंड उठाकर बेडरूम सजाने के लिए ले गई। मैं उसे बताने ही वाला था कि यह विला मैंने खरीदा है और मैं ही इसका मालिक हूं, लेकिन मार्कस मुझे एक तरफ ले गया और झिझकते हुए बोला, जूलियन, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया था। मैंने उसे बताया कि यह विला मैंने खरीदा है। तुम जानते हो आजकल डेटिंग कितनी मुश्किल है। बस इस बार मेरी मदद कर दो, मुझे एक्सपोज मत करना। मैं तुम्हें हर महीने $30 एक्स्ट्रा दे दूंगा। मैंने कहा, क्या $30? क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मुझे $30 की जरूरत है? उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर और यह सोचकर कि उसने अभी अभी काम की दुनिया में कदम रखा है, मेरा दिल थोड़ा नरम पड़ गया और मैंने बात वहीं छोड़ दी। लेकिन अगले ही दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरे बेडरूम का लॉक तोड़ा जा चुका है। मार्कस की गर्लफ्रेंड पहले ही मेरे कमरे में घुस चुकी थी। इस मास्टर बेडरूम में बहुत अच्छी रोशनी आती है, मैं यही कमरा ले रही हूं। तुम्हारे जैसे कंगाल आदमी को छोटा कमरा मिल जाए वही काफी है। वह मुझे तिरस्कार भरी मुस्कान देकर बोली, इतने समय से किसी और के घर में रह रहे हो, अब तक तो तुम्हें इशारा समझ जाना चाहिए था। मार्कस जल्दी से मुझे एक तरफ ले गया। जूलियन, मुझे माफ कर दो। मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि यह घर मेरा है। उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है और उसे जगह शेयर करना पसंद नहीं। ऐसा करते हैं, अभी के लिए मास्टर बेडरूम उसे दे दो। जब उसका मूड अच्छा होगा तब मैं उसे सब सच बता दूंगा। टिफनी को मैं संभाल लूंगा। घर की मालकिन की तरह खड़ी टिफनी बोली, मार्कस, ऐसे साफ साफ समझा दो। ऐसा मत होने दो कि इसे लगे हम गलत हैं। अरे, पहले जाकर अपना सामान पैक करो, वहां खड़े क्या हो? इतना कहकर दोनों खुशी खुशी छोटे वाले बेडरूम की तरफ लौट गए। हॉलवे में अपना सामान बिखरा हुआ देखकर मैंने फैसला कर लिया, हेलो, मेरे घर में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ हुई है। मेरे कमरे का लॉक तोड़ा गया है और मेरा निजी सामान बाहर फेंक दिया गया है। कृपया जितनी जल्दी हो सके अधिकारियों को भेजिए। कुछ ही देर में पुलिस मेरे विला पहुंच गई। सायरन की आवाज सुनकर मार्कस भागता हुआ नीचे आया। जूलियन, क्या हुआ? तुमने पुलिस क्यों बुला ली? एक अधिकारी ने मार्कस को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बेतरतीब कपड़ों पर नजर डाली। तो तुम वही आदमी हो जिसके बारे में इस सज्जन ने बताया था, वही जिसने किसी और का दरवाजा तोड़ा और बिना अनुमति उसके घर पर कब्जा कर लिया। मार्कस तुरंत बोला, नहीं नहीं नहीं, यह सब गलत फहमी है। मैं इनका रूममेट हूं, मैं यहीं रहता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड बस मजाक कर रही थी और कमरा बदलना चाहती थी। यह आदमी सच में असली मुद्दे से बचना जानता था। अधिकारी ने मेरी तरफ देखा। सर, क्या आप अब भी शिकायत आगे बढ़ाना चाहते हैं? मेरे कुछ बोलने से पहले ही मार्कस जल्दी से मेरे पास आ गया। जूलियन, बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, मेरी खातिर इस बार छोड़ दो। मुझे ग्रेजुएट हुए बस कुछ साल हुए हैं और बड़ी मुश्किल से मुझे गर्लफ्रेंड मिली है। मैं बस एक परिवार बनाना चाहता था। मैंने यह सब सिर्फ हमारा रिश्ता बचाने के लिए किया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर मुझे वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार यहां रहने आया था। हेलो मिस्टर रीड, मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं और पैसों की थोड़ी दिक्कत है। क्या मैं किराया थोड़ा लेट दे सकता हूं? मेरा नाम मार्कस कोल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कुछ देर चुप रहा। ठीक है, मैं शिकायत आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यह सुनते ही मार्कस ने कृतज्ञता से झुककर मेरा धन्यवाद किया। पुलिस की गाड़ी के जाने और सायरन की आवाज पूरी तरह गायब होने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। लेकिन अब उससे कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं था और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि यह सब कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। अगले दिन घर एकदम साफ सुथरा था। फिर मार्कस किचन से बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, जूलियन, तुम आ गए। मैंने लिविंग रूम साफ कर दिया है और टिफनी ने जो लेबल्स हर जगह चिपकाए थे उन्हें भी हटा दिया है। मैंने चारों तरफ देखा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वह अपराधी चेहरे से बोला, वह कमरे में है, मैंने उससे बात कर ली है। अब से लिविंग रूम सबका साझा हिस्सा होगा और वह हर जगह अपनी चीजें नहीं लगाएगी। उसे समझ आ गया है कि उससे गलती हुई थी। मुझे लगा मामला खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। मैं नीचे जाकर देखने वाला था कि क्या हो रहा है, लेकिन मार्कस मुझसे पहले दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंच गया। अंदर कई खतरनाक दिखने वाले लोग घुस आए
जिनके शरीर पर टैटू बने हुए थे, बिल्कुल सही समय पर मिले। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वह लोग सीधे लिविंग रूम में फैल गए और अपने साथ लाए स्नैक्स कॉफी टेबल पर रखने लगे। फिर घर की मालकिन बनकर टिफनी की एंट्री हुई और देखते ही देखते कुछ अनजान लोग मेरे ही घर में पार्टी करने लगे। मेरा चेहरा उतरता देखकर मार्कस तुरंत मेरे पास आया। जूलियन, मुझे सच में माफ कर दो। आज हमारा छोटा सा गेट टुगेदर है। हम बस थोड़ी देर यहां बैठेंगे। मैं कुछ पल चुप रहा। कॉफी टेबल के पास जमा होती खाली बियर की बोतलों को देखकर मैंने खुद को शांत रखा। अगली बार पहले बता दिया करना। जरूर जरूर, धन्यवाद जूलियन। लेकिन मेरे धैर्य का किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। कुछ दिन बाद मैं फिर घर लौटा तो लिविंग रूम से हंसी की आवाजें आ रही थीं। हॉट पॉट का तेल हर तरफ बिखरा हुआ था और मार्कस बड़े मेहमान नवाज मेजबान की तरह सबको संभाल रहा था। मुझे देखते ही वह दौड़कर आया और मेरा मुंह ढक दिया। जूलियन, मुझे बहुत माफ कर दो। वह मुझे एक तरफ ले गया। टिफनी की बेस्ट फ्रेंड अचानक आ गई थी। मुझे तुम्हें पहले बताने का समय ही नहीं मिला। सब कुछ आखिरी समय पर हुआ। सच में? मैं वादा करता हूं रात 10 बजे तक सब चले जाएंगे। मैं उन लोगों को देख रहा था जो मेरे हजारों डॉलर वाले सोफे पर बैठे थे और हर तरफ तेल फैला रखा था। फिर भी मैंने खुद को शांत रखा। मार्कस, सिर्फ इस महीने में यह कितनी बार हो चुका है? जूलियन, मुझे पता है, मुझे पता है। आखिरी बार, सच में आखिरी बार। अगली बार मैं तुम्हें पहले से जरूर बता दूंगा। एक रोबोट की तरह मैं मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। मार्कस, आओ हॉट पॉट खाओ। इंतजार करोगे तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी आओ। तुम हम सबको अभी तक ड्रिंक भी नहीं पिलाए हो। मार्कस मुस्कुराया और पल भर में सारी बात अपने दिमाग से निकाल दी। उस दिन घर लौटते समय मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं इन्हें जल्दी ही यहां से निकाल दूंगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि घर लौटूं और फिर अपने ही घर में अजनबियों की पार्टी चलती हुई मिले। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? मैं आज घर आने वाला हूं। क्या वहां थोड़ा शांत रह सकते हो? मार्कस की आवाज फोन पर आई। जूलियन, मैं और टिफनी बाहर गए हुए हैं। हम घर पर नहीं हैं। जाते वक्त टिफनी चाबियां ले गई थी। अगर तुम्हारे पास चाबी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लॉकस्मिथ बुला दूं? मैं कुछ पल चुप रहा। कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। फोन रखने के बाद मैं सीधे घर की तरफ निकल पड़ा। मरोड़ खाते साए, चमकती रंगीन लाइटें और कान फाड़ देने वाला म्यूजिक। मैं तो उसी वक्त पुलिस बुलाकर सबको उठवा देना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। पहले जाकर देखता हूं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से एक स्पेयर चाबी बनवा रखी थी और उसे कार में रखा हुआ था। मैंने चाबी उठाई और अंदर चला गया। दरवाजा खुलते ही धुएं और शराब की तेज बदबू सीधे चेहरे पर आ लगी। हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा था। बोतलें फर्श पर लुढ़क रही थीं और किसी को उसकी परवाह तक नहीं थी। वह कालीन मेरी मां ने खास मेरे लिए चुना था, शुद्ध ऊन से हाथ से बुना हुआ। मैं तो उस पर चप्पल पहनकर भी नहीं चलता था। और वे मूनलाइट गौज पर्दे जिन्हें मैंने बड़ी सोच समझकर चुना था, वे पौधे जिन्हें मैं हर दिन पानी देता था, चाहे कोई कितना भी बेकाबू हो जाए, उसकी भी एक हद होती है। इस वक्त टिफनी किसी रानी की तरह बैठी हुई थी। चारों तरफ लोग उसकी खुशामद कर रहे थे। टिफनी, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। इतना पैसा वाला बॉयफ्रेंड मिल गया। मैंने पिछली बार यह विला देखा था तो लगा था यहां कोई बड़ा बॉस रहता होगा। किसे पता था कि यह तुम्हारे बॉयफ्रेंड का घर है। सिर्फ अमीर ही नहीं, तुम्हारा कितना ख्याल भी रखता है। तुमने बस कहा कि तुम्हें बड़ा विला चाहिए और उसने तुम्हें यहां शिफ्ट ही कर दिया। जब तुम बॉस की वाइफ बन जाओ तो हमें पुराने दोस्तों को मत भूलना। सब हंस पड़े। हाँ हाँ, अब तो हम सब टिफनी के साथ हैं। सबने गिलास उठाकर जश्न मनाया। उसी समय टिफनी की नजर मुझ पर पड़ी। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं जैसा अनचाहा आदमी उसके घर में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसके चेहरे का भ्रम तुरंत गुस्से में बदल गया। वह कमर पर हाथ रखकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। तुम गंदे आदमी, हमारी पार्टी की जासूसी करने की हिम्मत कैसे हुई? पास बैठा एक गुंडे जैसा आदमी तुरंत सतर्क हो गया। टिफनी, क्या हुआ? यह कौन है? अंदर कैसे आ गया? एक टैटू वाला आदमी भी बोला। सही बात है, कोई अजनबी ऐसे सीधे अंदर कैसे घुस सकता है? टिफनी का हौसला और बढ़ गया। यही वही आदमी है जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। यही वह इंसान है जो मुफ्त में यहां पड़ा रहता है। उसने बाल झटकते हुए तिरस्कार से कहा। सब लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। टिफनी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दोनों यहां साथ नहीं रहते? क्या यह कोई किराएदार है? किराएदार? टिफनी हंस पड़ी। मैंने कब कहा कि यह किराए पर रहता है? किराएदार किराया देता है। क्या इसने कभी किराया दिया है? यह तो बस मुफ्त में यहां पड़ा रहता है। मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त रहना इसे काफी नहीं लगा।
अब हमारी पार्टी की जासूसी करने भी आ गया है। एक नजर में पता चल जाता है कि यह परजीवी है। टिफनी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो हम लोगों को पहले ही बता देते, दरवाजे पर पहरा लगा देते। अरे, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी निकल जाओ, वरना कोई निकाल देगा, मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुमसे किसने कहा कि यह मार्कस कोल का घर है? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर टिफनी जोर से हंस पड़ी, जैसे उसने जिंदगी का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। हंसते हंसते उसका गिलास लगभग हाथ से छूट गया। मेरा गिलास। सुनो इसे, सुनो, ये क्या कह रहा है? ये मुझसे पूछ रहा है कि किसने कहा कि यह मार्कस कोल का घर है। हाँ हाँ, मैं तो मर ही जाऊंगी हंसते हंसते। एक मुफ्तखोर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह मेरे सामने खड़ी होकर घमंड से घूरने लगी, जैसे सिर्फ अपने रवैये से मुझे कुचल देना चाहती हो। मार्कस ने खुद मुझे बताया है, और कौन बताएगा? फिर वह हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं खूबसूरत हूं, इसलिए तुम हर तरह से मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। हर दिन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त रहते हो और जानबूझकर मेरे आसपास रहने के मौके ढूंढते हो। और अब इतना भी काफी नहीं हुआ तो हमारी पार्टी की जासूसी करने वापस आ गए। सुन लो, मैं टिफनी स्लोन सिर्फ मार्कस जैसे सफल आदमी से प्यार कर सकती हूं। तुम्हें अंदाजा भी है वह मेरा कितना ख्याल रखता है। यह विला उसकी तरफ से मुझे दिया गया सबसे बड़ा वादा है। ये कहते कहते वह सपनों में खो गई। जब हमारी शादी होगी, यही हमारा शादी वाला घर होगा। तुम जैसे आदमी पर तो मैं एक नजर भी बर्बाद नहीं करूंगी। अब निकल जाओ। टिफनी स्लोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? वह गुस्से से चिल्लाई। सुना तुम लोगों ने? ये क्या इशारा कर रहा है? गलती इसकी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। क्या तुम लोगों को पता है यह आदमी कितना घटिया है? हर दिन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त रहता है, हम इसे निकाल ही नहीं पा रहे। मैं अपने हाथों से मार्कस के लिए लंच बॉक्स बनाकर फ्रिज में रखती हूं और वे हर बार गायब हो जाते हैं। जरूर यह चोरी करके खा जाता होगा। और बालकनी में रखे ऑर्किड्स के गमले भी इसने खोद खोद कर खराब कर दिए हैं। पता नहीं उनमें क्या ढूंढता रहता है। मैंने तो इसकी इज्जत रखते हुए बस इतना कहा था कि मार्कस के घर में मुफ्त रहना बंद कर दो। और पता है फिर क्या हुआ? वह फिर हंस पड़ी। इसने गुस्से में आकर पुलिस बुला ली और मुझ पर गैर कानूनी घुसपैठ का आरोप लगा दिया। यह सुनकर उसकी एक दोस्त इतनी हैरान हुई कि उसके हाथ के सूरजमुखी के बीज सीधे मेरे कालीन पर गिर गए। यह तो सच में बेशर्मी की हद है। चिकने बालों वाला आदमी गुस्से में अपनी जांग पर हाथ मारते हुए बोला, इसमें पुलिस बुलाने की भी हिम्मत थी? टिफनी बोलती रही। घर में शांति बनाए रखने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड को हर दिन मुझे जल्दी कमरे में भेजना पड़ता था। फिर वह अकेले बाहर आकर इससे बात करता था। मार्कस बहुत ज्यादा दयालु है, उससे ऐसे आदमी को घर से निकालते नहीं बनता। लेकिन यह उसकी अच्छाई की कद्र नहीं करता। हर वक्त मेरे करीब आने के बहाने ढूंढता रहता है। अब मुझे समझ आया कि मार्कस हर दिन टिफनी को जल्दी कमरे में क्यों भेज देता था। मैं हमेशा सोचता था कि शायद वह टिफनी को असहज महसूस नहीं होने देना चाहता। असल में वह सिर्फ सच सामने आने से डरता था। मैंने फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन इस बार टिफनी मुझसे तेज निकली। उसने मेरे हाथ से फोन झपट लिया और सीधे फर्श पर पटक दिया। तुम इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकते हो? यह मेरे बॉयफ्रेंड का विला है। तुम जैसे मुफ्तखोर आदमी का पुलिस बुलाने का नाटक करना सच में हास्यास्पद है। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? मैंने फोन उठाया। वह पहले ही टूट चुका था। टिफनी, हा, कितना घटिया आदमी है यह। इसे सच में लगता है कि मार्कस का दोस्त होने से यह उसके घर को अपना घर समझ सकता है। हाँ, टिफनी, तुम अभी भी बहुत नरम हो। अगर मेरी मुलाकात ऐसे आदमी से होती तो मैं इसे कब का पीट चुका होता। ऐसे लोगों को बस एक अच्छी पिटाई की जरूरत होती है, फिर खुद लाइन पर आ जाते हैं। सुना तुमने? यहां मौजूद हर इंसान तुम्हें नापसंद करता है। टिफनी मेरा मजाक उड़ा ही रही थी कि उसकी नजर मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी। अरे, यह घड़ी तो सस्ती नहीं लग रही, इसे कहां से चुराया? मैंने ठंडे स्वर में कहा। वह घड़ी मुझे वापस दो। ओह, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? लगता है यह घड़ी बहुत कीमती है। मैं अब गुस्से की सारी हदें पार कर चुका था। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। अभी मुझे वापस दो। हाँ, बस एक बेकार सी घड़ी है। इतना तमाशा किस बात का?
उसने हाथ झटकते हुए घड़ी फर्श पर फेंक दी। कांच टूटने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई और जब मैंने अपने पिता की निशानी को टूटते देखा तो मेरी आंखें लाल हो गईं। उसके आसपास खड़े लोग और भी जोर से हंसने लगे। लो, यह कबाड़ घड़ी आखिर वहीं पहुंच गई जहां इसकी जगह है। हा हा, तुम गंदे आदमी, यह तो बस एक टूटी हुई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मेरा शरीर दिमाग से पहले चल पड़ा था, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही टिफनी को समझ आया कि अभी क्या हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे मारा? तुम गंदे आदमी, तुमने मुझे मारा। इसे सबक सिखाओ। जो मुझे सबसे ज्यादा खुश करेगा उसे मेरी तरफ से सीफूड दावत मिलेगी। पूरा झुंड एक साथ खड़ा हो गया। इसने टिफनी पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। वह जल्द ही बॉस की पत्नी बनने वाली है। हाँ, उसने सिर्फ तुम्हारी टूटी फूटी घड़ी तोड़ी है। इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? वैसे भी शायद किसी सड़क किनारे की नकली घड़ी होगी। दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड को फंसा नहीं पाया तो अब हाथ उठाने लगा। इन लोगों की बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस गईं। तुम सबको इसका पछतावा होगा। हा हा, मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। टिफनी का बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी है। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी वजह से पछताएंगे? उसी समय मेरा वकील वहां पहुंच गया। उसके साथ वे बॉडीगार्ड भी थे जिन्हें मैंने ऐसी ही स्थिति के लिए तैयार रखा था। यहां क्या हो रहा है? अचानक इतने लोग यहां कैसे इकट्ठा हो गए? किसी ने कहा। इतने सारे लोग देखकर लग रहा है जैसे किसी बड़े आदमी के लिए आए हों। दूसरा बोला, साफ है यह सब मार्कस ने किया है। आज टिफनी की पार्टी है। जाहिर है उसने इसे खास बनाने के लिए सब इंतजाम किया होगा। टिफनी, तुमने तो बताया ही नहीं कि कोई सरप्राइज भी है। कमरे में फैली तबाही को देखते ही अटॉर्नी ग्रांट समझ गया कि उसके क्लाइंट के साथ क्या हुआ है। मिस्टर रीड, आप ठीक हैं? यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। मिस्टर रीड? हाँ हाँ, तुम लोगों ने सुना? इसने इसे मिस्टर रीड कहा। कहीं तुम किसी और को तो नहीं समझ रहे? यह जूलियन रीड बस एक गरीब किराएदार है। इसके दिमाग में सिर्फ बॉस की गर्लफ्रेंड को फंसाने की चालें चलती रहती हैं। यह ऐसा आदमी है जो दूसरों के घर में मुफ्त रहना जानता है। इसे कोई सीईओ नहीं कहेगा। अपनी आंखें खोलकर देखो, इसके झांसे में मत आना। आजकल कुछ लोगों को किराए पर लेकर नाटक करना बहुत आसान है। कुछ पैसे दो, सूट पहनाओ और शो तैयार। सही कहा, तुम लोगों ने जरूर गलत आदमी पकड़ लिया है। अटॉर्नी ग्रांट ने चश्मा ठीक किया और भीड़ की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने फिर पूछा, मिस्टर रीड, आप ठीक हैं? फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों के सामने खड़े व्यक्ति इस विला के कानूनी मालिक हैं। इनका नाम जूलियन रीड है। लेकिन अब भी किसी को यकीन नहीं हुआ। यह मामला हर सेकंड और भी हास्यास्पद होता जा रहा है। तुम लोग सच में अपने रोल में पूरी तरह घुस चुके हो। स्क्रिप्ट भी आधी अधूरी सही लग रही है, लेकिन अगर नाटक करना ही है तो थोड़ा होमवर्क भी कर लिया करो। अगर हमें ठगने आए हो तो कम से कम ये तो पता कर लेते कि इस घर का मालिक कौन है। बिल्कुल, अगर एक्टिंग करनी है तो भरोसेमंद बनाओ। झूठ बोलना है तो कम से कम सामने वाले को पहचान लो। टिफनी घमंड से बोली, बाकी सब छोड़ो। तुमने तो मेरे बॉयफ्रेंड की पहचान ही नकली बनाने की कोशिश कर दी। क्या तुम्हें पता नहीं मैं मार्कस कोल की गर्लफ्रेंड हूं और मार्कस इस विला का मालिक है? यह सुनकर अटॉर्नी ग्रांट ने ठंडी आवाज में पूछा, मार्कस कोल, क्या वह मिस्टर रीड का किराएदार नहीं है? यह सुनते ही टिफनी फिर जोर से हंस पड़ी। किराएदार? तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड किराएदार कैसे हो सकता है? वह करोड़पति है, एक सफल आदमी है। वह इस हारे हुए आदमी का मकान मालिक है। यह तो मार्कस का किराया देने वाला कर्मचारी बनने के लायक भी नहीं है। अटॉर्नी ग्रांट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे अपने लोगों को आदेश दिया, पूरे इलाके को सुरक्षित करो। हर टूटे और खराब हुए सामान की तस्वीर लो, सबूत इकट्ठा करो और इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को यहीं रोको। कोई बाहर नहीं जाएगा। जी अटॉर्नी ग्रांट। स्टाफ तुरंत तस्वीरें लेने और सबूत इकट्ठा करने में लग गया। यह सब देखकर टिफनी का संतुलन बिगड़ने लगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी दे रही हूं, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। मिस्टर कोल मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम लोग टिफनी के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो
संभल जाओ, अभी भी निकलने का समय है। यह सब होते देख टिफनी अचानक घबरा गई। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी उसे फोन करो, मार्कस को कॉल करो। चिकने बालों वाले आदमी ने तुरंत फोन निकाला और टिफनी को दे दिया। मार्कस, जल्दी आओ, विला में कोई हंगामा कर रहा है, फौरन यहां पहुंचो। टिफनी, क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। हंगामा? कौन कर रहा है? वही निकम्मा आदमी जो इतने समय से तुम्हारे घर में मुफ्त रह रहा है। वह अचानक कुछ लोगों को लेकर आ गया है और उसने ढेर सारे एक्टर्स भी बुला लिए हैं। वह बकवास कर रहा है कि घर का मालिक वही है और तुम उसके किराएदार हो। फोन के दूसरी तरफ मार्कस अचानक चुप हो गया। इस बार वह यहां नहीं था कि मुझे एक तरफ ले जाकर सहानुभूति का नाटक कर सके। मार्कस, मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम कब आ रहे हो? कुछ पल बाद मार्कस की आवाज आई। टिफनी, मैं अभी रास्ते में हूं। बस उनसे झगड़ा मत करना। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, तुम बस जल्दी आओ। फोन रखते ही टिफनी ने मेरी तरफ देखा। बस इंतजार करो, मार्कस अभी आने वाला है। वकील ने मुझसे पूछा कि क्या पहले मेरे जख्मों का इलाज करवाया जाए। मैंने सिर हिलाया। नहीं, पहले सबूत सुरक्षित रखो, बाकी सब मार्कस के आने के बाद देखेंगे। टिफनी को अब भी पूरा यकीन था कि मार्कस के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। करते रहो एक्टिंग, जितनी करनी है कर लो। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगी। मार्कस के आते ही पता चल जाएगा कि तुम लोग यह नाटक कितनी देर तक कर पाते हो। जब तक मार्कस भागता हुआ घर पहुंचा तब तक रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नजर कमरे में फैली तबाही और मेरी टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। मार्कस, आखिर तुम आ गए। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जल्दी कुछ बोलो, इन्हें बताओ ये सब तुम्हारा है ना? जल्दी बोलो। मार्कस, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो कहो। यह देखकर बाकी लोग भी उसके आसपास जमा हो गए। मिस्टर कोल, क्या बात है? मिस्टर कोल, आप आखिर आ ही गए। आपको हमारे लिए और टिफनी के लिए खड़ा होना होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब मार्कस समझ चुका था कि वह और झूठ नहीं छुपा सकता। उसने सबसे दुखी चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान इतना बेशर्म भी हो सकता है। जूलियन, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। बस इस झूठ को एक बार और संभाल लो। सबके सामने मान लो कि मैं मालिक हूं और तुम मेरे किराएदार हो। सिर्फ इस एक बार मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। तुम जानते हो कॉलेज से निकलने के बाद मेरी हालत कैसी थी। मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि मैं परिवार बसाऊं। टिफनी, वह बहुत अच्छी लड़की है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। अगर उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ किराएदार हूं तो वह मुझे छोड़ देगी। मार्कस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की? मैं गुस्से में बोल पड़ा। जूलियन, धीरे बोलो। धीरे बोलूं? जब तुम कॉलेज से निकलकर आए थे और मुश्किल में थे तब मैंने तुम्हारा किराया आधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे लिए हर जगह नरमी दिखाई, बार बार अपना गुस्सा दबाया। तुमने कहा किराया देर से दोगे, मैंने बिना कुछ कहे मान लिया। तुमने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिन यहां रहेगी, मैंने नहीं रोका। लेकिन तुमने बदले में क्या किया? दिन पर दिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर में मनमानी करने दी। तुमने उसे मेरे बेडरूम का लॉक तोड़वाने दिया। तुमने उसे लोगों को यहां बुलाकर मेरे ही विला में रौब झाड़ने दिया, लोगों को मारने दिया, सामान तोड़ने दिया। अब किस हक से मुझसे मदद मांग रहे हो? मार्कस सिर झुकाकर बोला, बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेहनत करने को कहा था ताकि तुम्हारी कमाई स्थिर हो। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मेरा घर बर्बाद कर दो, और यह भी नहीं कहा था कि मेरे विला का इस्तेमाल करके लड़कियों को धोखा दो। जूलियन, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं बस टिफनी से कहा कि तुम मालिक हो। बस उसे मेरे विला में लेकर आए। बस उसे बताया कि यह घर तुम्हारा है। बस उसे मेरे घर की मालकिन बनने दिया। मार्कस अब अपनी शक्ल संभाल नहीं पा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे धोखा कहते हैं। जूलियन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस उसे खोना नहीं चाहता था। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी खेती की ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। अब उनकी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपना परिवार बसा लूं। तुम उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे विला को ढाल बना लिया। एक बार भी सोचा कि तुम्हारे कामों का मुंह पर क्या असर पड़ा? मुझे नहीं पता था कि यह आदमी सीधी बात समझता भी है या नहीं, लेकिन मैं बोलता रहा। उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने मेरे पिता की आखिरी निशानी तोड़ दी। मार्कस,
ये सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? जूलियन, मैं पैसे दूंगा, मैं सब भर दूंगा। मैंने टूटी हुई घड़ी की तरफ देखा। यह मेरे पिता की निशानी थी। तुम ऐसी कौन सी कीमत दे सकते हो जो इसकी भरपाई कर सके? अब टिफनी को महसूस होने लगा कि बातें उसकी सोच के मुताबिक नहीं चल रही। वह जल्दी से आगे बढ़ी। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? क्या यह फिर बकवास कर रहा है? उसने मार्कस को पकड़कर झकझोरा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ बोलो, आखिर इसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? इस समय मार्कस बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या यह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है या फिर इसने तुम्हें धमकाया है? डरो मत, जो भी है साफ साफ बोलो। मार्कस ने उसका हाथ पकड़ लिया। टिफनी, अब बस करो। टिफनी अविश्वास से उसे देखने लगी। क्या मैं अब बोल भी नहीं सकती? क्या तुम सच में इस निकम्मे आदमी से डर गए हो? मार्कस, तुम मर्द हो भी या नहीं? किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा और तुम उसी का साथ दे रहे हो? प्लीज बोलना बंद करो। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसा नहीं है। टिफनी लगभग टूट गई। तो फिर कैसा है? क्या सच में वही बात है जो यह निकम्मा कह रहा था कि तुम इसके किराएदार हो? मार्कस चुप रहा। अब टिफनी को कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था, लेकिन वह अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इतनी बेतुकी बात तो सिर्फ किसी मुफ्तखोर के मुंह से ही निकल सकती थी। मार्कस, जल्दी बोलो, सबको बता दो कि यहां मालिक कौन है और किराएदार कौन। हाँ मिस्टर कोल, सबको दिखा दीजिए कि असली जगह किसकी क्या है। बोलिए, कहिए मार्कस। मार्कस ऐसे खड़ा था जैसे उसके गले में कांटा अटक गया हो। बहुत मुश्किल से उसने शब्द बाहर निकाले। जो ये लोग कह रहे हैं वह सच है। टिफनी की आंखें फैल गईं। तुमने क्या कहा? मार्कस ने फिर बड़ी मुश्किल से दोहराया। जूलियन ने जो कहा वह सच है। इस विला का मालिक वही है। यह घर उसी का है। यह सुनते ही टिफनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसका किराएदार हूं। यह सच टिफनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। वह सीधे सोफे पर गिर पड़ी। चिकने बालों वाला आदमी और स्नैक्स खाती हुई लड़की भी सदमे में जम गए। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मार्कस, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। टिफनी, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करता था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं सिर्फ किराएदार हूं तो तुम मुझे छोटा समझोगी। इसलिए मैंने झूठ बोला। टिफनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तो तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे? अब सच उसके सामने था, लेकिन वह अभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तुमने कहा था कि तुम सफल उद्यमी हो। तुमने कहा था कि तुम बड़े विला में रहते हो। तुमने कहा था कि तुम करोड़पति बॉस हो। तुमने कहा था कि मुझे अपने विला में लेकर जाओगे, और असलियत यह थी कि तुम किसी और के घर में सिर्फ एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। हमेशा घमंड में रहने वाली टिफनी को अचानक लगा कि धरती फट जाए और वह उसमें छिप जाए। तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्तों के सामने वह सब बातें कहीं। अब सब मजाक बन गया है। सब कुछ मजाक बन गया। तुम्हें पता भी है मैंने अपने दोस्तों से क्या क्या कहा था। मैंने कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बॉस है, एक सफल आदमी है, एक ऐसा आदमी जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है। जो तस्वीरें तुमने मेरी इस विला के सामने खींची थीं, मैंने उन्हें अपने गर्ल्स ग्रुप में भेजा था। अपनी माँ को भेजा था, अपने हर दोस्त को भेजा था। सब कहते थे कि मैं कितनी किस्मत वाली हूं। सब कहते थे कि मैंने सोने की खान ढूंढ ली है। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम सिर्फ एक किराएदार हो। मैं अपने दोस्तों का सामना कैसे करूंगी? मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? दोनों को मेरे ही घर में चीखते चिल्लाते और बहस करते देखकर मैंने बात खत्म करने का फैसला किया। बस बहुत हो गया। लड़ना है, चिल्लाना है, उसके लिए बाद में बहुत समय मिलेगा, लेकिन अभी कुछ बातें साफ करनी होंगी। पहली बात, मेरी अनुमति के बिना मेरे बेडरूम का ताला तोड़ा गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। यह गैर कानूनी घुसपैठ है। दूसरी बात, बिना अनुमति मेरे लिविंग रूम का इस्तेमाल पार्टियों के लिए किया गया और अंदर रखे फर्नीचर और सामान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यह गैर कानूनी कब्जा है। तीसरी बात, अपनी असली पहचान छुपाकर मेरे विला का इस्तेमाल किसी और को भावनात्मक रूप से धोखा देने के लिए किया गया। यह धोखाधड़ी है। चौथी बात, यह मेरे पिता की निशानी थी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इसे तोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी से भी तुम बच नहीं सकते। मार्कस घबरा गया। जूलियन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। मैं पैसे दूंगा। मैं कसम खाता हूं, सब भर दूंगा। अपनी पूरी महीने की सैलरी दे दूंगा। तुम जितना कहोगे उतना दूंगा। मैंने कहा, खड़े हो जाओ। मार्कस ने इसे उम्मीद की तरह पकड़ लिया। जूलियन, तुम मुझे माफ कर दोगे? माफ नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बात करते समय सीधे खड़े हो जाओ।
बाकी मामला कैसे संभालना है यह पुलिस तय करेगी। और आज के बाद तुम्हारी मुश्किल जिंदगी देखकर मैं कोई खास रियायत नहीं दूंगा। अब टिफनी को समझ आ गया कि हालात क्या हैं। वह तुरंत मेरे प्रति बेहद सम्मानजनक हो गई। मिस्टर रीड, सही कहा ना मिस्टर रीड, आज जो हुआ वह एक गलत फहमी थी। मुझे नहीं पता था कि यह घर आपका है। मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा? मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें लगा मैं मुफ्तखोर हूं, इसलिए मुझे मारना ठीक है, मेरा सामान तोड़ना ठीक है? मिस्टर रीड, गलती सच में मेरी थी, मैं माफी मांगती हूं। लेकिन मैं भी तो पीड़ित हूं। मुझे भी मार्कस ने धोखा दिया है। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो उसे ठहराइए ना। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम आपस में ही मामला सुलझा लेते हैं। जो भी भुगतान करना होगा मैं कर दूंगी, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं पहले ही पुलिस को बुला चुका हूं, वे जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। मारपीट, संपत्ति को नुकसान, हर बात का मैं पूरा मामला आगे बढ़ाऊंगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, जांच में पूरी तरह सहयोग करो। टिफनी तुरंत मार्कस की तरफ घूमी। मार्कस, कुछ तो बोलो। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, तुमने कहा था कि हमेशा मेरा साथ दोगे, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मार्कस कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं खुद को नहीं बचा पा रहा, तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। मैंने अधिकारियों से कहा, ऑफिसर, इन लोगों ने सबके सामने मेरी बदनामी की, मुझ पर हमला किया, मेरा विला बर्बाद किया और मेरा फर्नीचर तोड़ दिया। अधिकारी ने चारों तरफ फैली तबाही को देखा। मैंने आगे कहा, इन लोगों ने मेरी पूरी शराब की कलेक्शन खत्म कर दी, मेरे पिता की निशानी तोड़ दी। इन सब मामलों में मैं किसी तरह का समझौता नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कार्रवाई पूरी गंभीरता से की जाए। अधिकारी ने सिर हिलाया। समझ गया, पूरी जगह का रिकॉर्ड बनाओ और सभी लोगों को थाने लेकर चलो। तभी टिफनी को पहली बार समझ आया कि मामला कितना गंभीर है और उसके तथाकथित दोस्त तुरंत उससे किनारा करने लगे। ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पार्टी में आया था। हाँ, हमें तो बस गाने के लिए बुलाया गया था, इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। टिफनी ने ही हमें बुलाया था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सबको थाने ले गई। मार्कस ने आखिरी बार विला के गर्म रोशनी वाले दरवाजे की तरफ देखा और लंबी सांस छोड़ दी। थाने पहुंचने के बाद नुकसान का पूरा आकलन किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट सामने रखी। कुल नुकसान 2 लाख युआन है, लगभग $28,000। कृपया जांच कर पुष्टि कर दीजिए। मैंने रिपोर्ट देखी, सब ठीक था, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। $28,000? यह कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ कुछ शराब की बोतलें पी थीं, इतना पैसा कैसे बन गया? और सोफा और कालीन का दोष भी हम पर क्यों डाला जा रहा है? कौन जाने वे पहले से ही गंदे हों। एक आदमी जल्दी से बोला, ऑफिसर, हमें तो टिफनी ने यहां बुलाया था, सच कहें तो हमने कुछ खास किया भी नहीं, क्या थोड़ा नरम रवैया नहीं अपनाया जा सकता? जब वे मुआवजे को लेकर झगड़ रहे थे, मैं टिफनी की तरफ बढ़ा। वह बोली, आप तो पहले से ही इतने अमीर हैं, मुझसे यह थोड़ा सा पैसा लेने की क्या जरूरत है? एक बड़े आदमी का एक युवा लड़की से पैसों के लिए बहस करना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मैं हंस पड़ा। तुरंत बाकी लोग भी बोलने लगे, सही कहा, यह सब तो एक गलतफहमी थी, इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत है? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, जब तुम लोग शराब पी रहे थे और लोगों को मार रहे थे, तब तो इतने विनम्र नहीं थे। अब क्या हुआ? अब मुझे छोड़ देने को कह रहे हो? हंगामा करने की हिम्मत थी, लेकिन उसकी कीमत चुकाने की नहीं। स्नैक्स खाने वाली महिला तुरंत बोली, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि टिफनी को खुद सच नहीं पता था और वह बकवास करती रही। दूसरा आदमी भी बोला, हाँ, तुम तो बार बार खुद को इस विला की भविष्य की मालकिन बता रही थी, तुमने हम सबको धोखा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक और आदमी बोल पड़ा, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? तुमने हमें इस मुसीबत में फंसा दिया। अगर तुम हमें इस विला में नहीं बुलाती तो हम यहां क्यों आते? पूरा $28,000 तुम अकेले भरो। सही कहा, समस्या तुम्हारी है, बिल भी तुम्हारा है, हमें इसमें घसीटने की कोशिश मत करना। अब जाकर टिफनी ने इन लोगों का असली चेहरा देखा। तुम लोग इतने घटिया हो और फिर भी मुझ पर बोल रहे हो। जब तुम्हें लगता था कि मैं इस घर की मालकिन हूं, तब तुम मेरी खुशामद करते थे, हर दिन मेरी पोस्ट लाइक करते थे, मुझसे नौकरी दिलाने की भीख मांगते थे, मुझसे ऊंची जिंदगी दिखाने को कहते थे, और अब मुश्किल आई तो एक एक करके मेरे खिलाफ हो गए। तुम लोगों का चरित्र देखकर साफ पता चलता है कि तुम लोग नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो। किसे नौकर कहा तुमने? स्नैक्स वाली महिला गुस्से से लाल हो गई। सबसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो। फिर से बोलकर दिखाओ। नौकर? तुम नौकर हो, तुम्हारा पूरा परिवार नौकर है। बस करो। पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को अलग किया,
लेकिन वे अब भी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर पुलिस ने निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग चलानी शुरू कर दी। विला में तो ये लोग इससे भी कहीं ज्यादा हंगामा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग चली सब एकदम चुप हो गए। तभी मार्कस, जो अब तक कुछ नहीं बोला था, आखिरकार बोल पड़ा, जूलियन रीड। मैं मुड़ा और एक बार फिर उसके उस मासूम चेहरे की तरफ देखा। जूलियन, बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। मेरे लिए बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल रहा है, ये तुम जानते हो। बस इस एक बार मेरी मदद कर दो। टिफनी को छोड़ दो। मैं कुछ पल चुप रहा। तुम्हारी मदद करूं? मार्कस, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी तुम्हारा मेरे सामने कोई मान सम्मान बचा है? वह एक ही बात बार बार दोहराता था। बिजनेस शुरू करना मुश्किल है, लेकिन इस पल उस बहाने की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। आज से तुम मेरे लिए खत्म हो चुके हो। अपनी चिंता करने के बजाय अब भी किसी और के लिए गुहार लगा रहे हो। बेहतर होगा पहले यह सोचो कि खुद को कैसे बचाओगे। इतना कहकर मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, पीछे उस नकली मालिक और नकली मालकिन को छोड़कर, जो अब एक दूसरे के सहारे रो रहे थे। आखिरकार यह पूरा तमाशा खत्म हो गया था। कार में बैठकर मैंने लंबे समय बाद सुकून का एक पल महसूस किया। उधर पुलिस स्टेशन के अंदर सभी लोग अपने अपने घर वालों से मदद मांगने की तैयारी कर रहे थे। अब तुमने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी? स्नैक्स खाने वाली महिला एक के बाद एक नंबर मिलाती रही। उम्मीद थी कि कोई उसे बचाने आ जाएगा, लेकिन जब आखिरकार उसकी मां ने फोन उठाया तब वह फूट फूट कर रोने लगी। टैटू वाला आदमी अपने बड़े भाई को फोन करने लगा। जब उसने सुना कि उसका भाई अब उससे पूरी तरह हाथ खींच चुका है तो वह सिर झुकाकर रो पड़ा। चिकने बालों वाला आदमी भी लोगों को मदद के लिए मैसेज भेजता रहा, लेकिन जैसे ही उसके घर वालों को पता चला कि उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, उन्होंने तुरंत उससे दूरी बना ली। टिफनी अपने हाथ में पकड़े भारी मुआवजे के बिल को घूर रही थी। आखिरकार उसका धैर्य टूट गया। मार्कस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मार्कस ने ठंडी हंसी छोड़ी। टिफनी, तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। तुमने खुद कहा था। लेकिन मार्कस बिल्कुल नहीं हिला। कुछ ही समय बाद अदालत की तारीख आ गई। मार्कस को अपने की सजा मिली और टिफनी को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। जिस पल मैंने अदालत का दरवाजा खोला, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मुझे अपनी पुरानी आरामदायक जिंदगी में वापस लौटना था। बस एक चीज थी जिसे मैं अब भी भूल नहीं पा रहा था, मेरे पिता की छोड़ी हुई घड़ी। सर, जरा देखिए, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बूढ़े घड़ीसाज ने आवर्धक शीशे से घड़ी को ध्यान से देखा। मशीनरी को नुकसान पहुंचा है, कांच बदला जा सकता है, सुइयों को फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये दरारें बहुत गहरी हैं। ये घड़ी के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुकी है। इसे पूरी तरह पहले जैसा बनाना संभव नहीं है। मैंने टूटी हुई डायल पर उंगलियां फेरी। जो ठीक हो सकता है उसे ठीक कर दीजिए। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो ठीक नहीं हो सकता उसे वैसे ही रहने दीजिए। बूढ़े आदमी ने समझदारी से सिर हिलाया। आजकल जो भी घड़ी मरम्मत के लिए लाई जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। घड़ी की दुकान से बाहर निकलकर मैंने धूप और घास की खुशबू से भरी हवा में गहरी सांस ली। फिर आदतन अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां घड़ी अब नहीं थी। मुझे वह दिन याद आया जब मेरे पिता ने वह घड़ी मुझे दी थी। मेरे पास तुम्हारे लिए छोड़ने को कोई बड़ी दौलत नहीं है, बस यह घड़ी है, इसे संभाल कर रखना। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि तुम कितना पैसा कमाते हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद के प्रति सच्चे रह पाते हो या नहीं। मुझे मार्कस का पहला दिन याद आया। जूलियन, मैं अभी बिजनेस शुरू कर रहा हूं, पैसों की थोड़ी तंगी है। फिर मुझे टिफनी का मेरे घर में रौब झाड़ना याद आया। इतने समय तक मैं खुद के साथ ही न्याय नहीं कर पाया था। मैंने मन ही मन कहा, पिताजी, आज आखिरकार मैं खुद के प्रति सच्चा रहा पाया। मैंने घड़ी को फिर से अपनी कलाई पर पहन लिया। अगली सुबह मेरा घर फिर पहले जैसा हो चुका था। साफ फर्श, सजा हुआ लिविंग रूम, हरी भरी पौधियां, ताजी हवा और अंदर आती गर्म धूप, सब कुछ फिर से ठीक था। मैंने गहरी सांस ली। जिस चीज को ठीक होना था वह अब ठीक हो चुकी थी। और सच कहूं तो एक बात बिल्कुल सही निकली, बहुत ज्यादा नरम दिल होना कभी फायदे का सौदा नहीं होता।